सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा चैनल है ये एक पार्ट है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल का, सही है, जहां पे हम लोग ने आप लोग को ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स डाले हुए थे। बट इस चैनल पे हम लोग अपने कॉलेज के बच्चों के लिए एक नया और एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर दिए थे, सही है, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ा रहा था बायोलॉजी। सही है, हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारे 11th बायोलॉजी का, दैट इज लेसन नंबर 4, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। इसके पहले भी जो 2 लेसन है वो मैंने पढ़ाए थे और जो फर्स्ट लेसन था वो राहुल सर ने कंप्लीट कराया था। तो जिन बच्चे ने भी कोई भी लेसन, कोई भी लेक्चर मिस कर दिया है तो जरूर से जाकर उन लेक्चर या फिर उन लेसन्स को जरूर से कवर कर लेना, सही है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत हेल्प होगी आप लोग को 11th स्टैंडर्ड पास करने में, सही है। इस लेक्चर में देखो हम लोग ने ऑलरेडी जो लास्ट वाला लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 1, ये लेक्चर नंबर 2 है ना, तो जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोग ने बहुत सारे बेसिक चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, जैसे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, फिर बॉडी कैविटी क्या होती है, फिर बॉडी सिलोम क्या होता है, फिर हम लोग ने बात किया था कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है कौन डिप्लोब्लास्टिक है। ये सब कुछ हम लोग ने लेसन नंबर 1 में डिस्कस किया था, जो कि बेसिस ऑफ क्राइटेरिया थे, ठीक है, क्राइटेरिया थे आपके क्लासिफिकेशन के। तो अगर आप लोग ने गलती से भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा और डायरेक्ट यहां पे जंप कर रहे हो तो एक सजेशन है कि पहले लेक्चर नंबर 1 देख लो, 1.5x की स्पीड पे देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उसे जरूर से कवर कर लेना ताकि उसके बाद आप लोग को ये लेक्चर और ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। चलेगा, स्टार्ट करें, ठीक है। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ लेसन नंबर 4, जिसका नाम क्या है, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। आज हम लोग मेनली पॉरीफेरा और नाइडेरिया को पढ़ेंगे। पॉरीफेरास के अंदर बहुत ही डिटेल में जाएंगे, नाइडेरियास को डिटेल में समझेंगे, सही है। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जाना प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड कर लेना। आप लोगों को बहुत ही वहां पे बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो ये ऐप आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसे डाउनलोड करके रजिस्टर करके अपने फोन में जरूर से रखना। और अगर आपको मुझसे कोई डाउट होता है इस पूरे सेशन के टाइम पे, कोई भी एक चीज नहीं समझ में आती, कुछ भी नहीं समझ में आता, तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सही है। मेरे इंस्टा का आईडी है, सही है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगता है तो जरूर से आना, मुझे इंस्टाग्राम पे ये भी बता देना, क्योंकि यार अगर देखो आपको समझ में आएगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है कि मेरे स्टूडेंट को मेरी पढ़ाई हुई चीज ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, सही है। तो बता देना जरूर से आके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो लेक्चर में लास्ट में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, इस लेसन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि किंगडम एनिमेलिया के 2 पार्ट है, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया टोटल आगे चल के 2 सब किंगडम में डिवाइड हुआ है। एक है बच्चों नॉन कॉर्डेटा, ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं नॉन कॉर्डेटा और एक है बच्चों आपका कॉर्डेटा। आप देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है बच्चों नोटोकॉर्ड का, ठीक है। किसका डिफरेंस है, नोटोकॉर्ड का। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है, आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये नोटोकॉर्ड क्या होता है। देखो नोटोकॉर्ड एक ऐसा रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो आपके बॉडी को एक शेप देता है। मान लो हमारे बॉडी में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम यहां पे पीछे होता है। अगर मैं आपके बॉडी से वर्टिब्रल कॉलम निकाल दूं तो क्या आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो पाओगे, नहीं हो पाओगे ना। अगर वो बोन ही आपके बॉडी से निकल जाएगी तो आप एकदम गिर जाओगे, लूज हो जाओगे, समझ रहे हो। तो हमारे बॉडी के अंदर वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक बोन का बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करेगा, आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा और एक ये बोल सकते हैं साइज देगा, ठीक है, लेंथ देगा, साइज देगा, सपोर्ट करेगा हमारे बॉडी को। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। जैसे हमारे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम है, सो वर्टिब्रल कॉलम इज अ टाइप ऑफ अ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो चुका है हमारे बॉडी में, नोटोकॉर्ड नहीं है, ये नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड का एक दूसरा वर्जन आप कह सकते हो, सही है। दिस इज नॉट अ नोटोकॉर्ड, बट नोटोकॉर्ड और ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिन भी एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वो किसके अंदर आएंगे, कॉर्डेटा में। मानते हो, समझ में आई बात। जो भी ऑर्गेनिज्म के पास क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वो किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, कॉर्डेटा में कंसीडर किया जाएगा। और जिसके पास नहीं है बच्चों वो किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, नॉन कॉर्डेटा में। तो ये 2 सब किंगडम है। कौन कौन सी किंगडम एनिमेलिया की, एक नॉन कॉर्डेटा और एक कॉर्डेटा। अब नॉन कॉर्डेटा बहुत बड़ी किंगडम है। इस नॉन कॉर्डेटा के अंदर बच्चों 10 फाइलम आती है टोटल। कितने फाइलम आती है, 10 फाइलम आप लोगों को पढ़नी है सिर्फ इस नॉन कॉर्डेटा के अंदर। और बात करें अगर कॉर्डेटा के अंदर, तो कॉर्डेटा के अंदर सिर्फ एक ही फाइलम है एंड इस फाइलम का नाम भी कॉर्डेटा ही है, समझ रहे हो, ठीक है। तो एक ही कॉर्डेटा है, एक ही फाइलम है, दैट इज कॉर्डेटा। और इसके अंदर बच्चों टोटल 10 फाइलम हम लोग को पढ़नी है,
सही है। फिर मैंने लास्ट ही लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 1 था, उसी में मैंने आप लोग को फाइलम के नाम याद करना भी सिखाया था। देखो मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे कैसे याद करना है। देखो दिस आर द 11 नाम, ये आपके टोटल 11 नाम है, 10 नॉन कॉर्डेटा और 1 कॉर्डेटा। सही है। अब कैसे याद रखना है, देखो जिस ऑर्डर में आपकी बुक में दिया हुआ है ना बच्चों, वही ऑर्डर आपको लर्न करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले कोई भी पढ़ लो, दूसरा कोई भी पढ़ लो, तीसरा कोई भी पढ़ लो, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को एक ऑर्डर में ही चीजों को सीक्वेंस से याद करना है। क्यों? क्योंकि यही ऑर्डर है एवोल्यूशन का। ठीक है, इसी ऑर्डर में एवोल्यूशन हुई है। एवोल्यूशन समझते हो? मतलब सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म बना होगा, फिर उससे ये ऑर्गेनिज्म बना, फिर उससे ये ऑर्गेनिज्म बना। समझ रहे हो? तो इस ऑर्डर में ही एवोल्यूशन हुई है। दैट्स व्हाई ये ऑर्डर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने आप लोगों को समझा भी दिया था, कुछ कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बता भी दी थी हर फाइलम के बारे में। जैसे सबसे पहला फाइलम क्या होता है? पॉरीफेरा, जो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर नेक्स्ट है नाइडेरिया, फिर उसके बाद है टीनोफोरा। देखो मेरे साथ साथ बोलोगे तो आप लोगों को भी याद होगा। सबसे पहला क्या है? पॉरीफेरा। देखना नहीं है, पहले एक बार देख लो, फिर याद हो जाएगा, तो फिर बिना देखे बोलना। ठीक है, देखो मैं बिना देखे बोल रहा हूं। तो सबसे पहला क्या है? पॉरीफेरा। सही है। उसके बाद दूसरा क्या है? नाइडेरिया। फिर तीसरा क्या है? टीनोफोरा। पढ़ना कैसे? देखो नाइडेरिया में सी आगे लिखा हुआ है ना, तो सी साइलेंट है। सही है। एन से स्टार्ट करना है, एन से रीड करना है। दिख रहा है ये सी आगे लिखा हुआ है, सी इज अ साइलेंट। आप लोगों को याद पढ़ना कैसे इसको? नाइडेरिया। समझ रहे हो? फिर नेक्स्ट क्या है? सी साइलेंट टीनोफोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टीनोफोरा। उसके बाद है प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलहेलमिंथस। दो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, एक आपका क्या है? प्लैटीहेलमिंथस, समझ में आ रहा है। एक आपका क्या है? एस्केलहेलमिंथस। उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। याद आ रहा है? देखो सबसे पहला क्या था? पॉरीफेरा। मेरे साथ साथ बोलोगे, सबसे पहला पॉरीफेरा, फिर नाइडेरिया, फिर टीनोफोरा। सही है, ये 3 हो गए सबसे पहले, सिंपल सिंपल। उसके बाद है प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलहेलमिंथस, 5 हो गए। फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। फिर मोलुस्का। ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर आपका क्या है? मोलुस्का। फिर है आपका इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमीकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। याद हो जाएगा? देखो मैंने आप लोगों को बोला, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी कहेंगे, रूम में चिल्लाओ, कोई बात नहीं चिल्लाओ। ठीक है, याद होने से मतलब है। तो सबसे पहला पॉरीफेरा, फिर नाइडेरिया, फिर टीनोफोरा, फिर प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलहेलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। सही है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये 11 फाइलम आप लोग को याद होने हैं। देखो सबसे पहला है पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, एस्केलहेलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का। चाहिए? फिर यहाँ पे क्या है? इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये 11 के 11 फाइलम आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं बच्चों। सही है, इसी ऑर्डर में आप लोग को याद रखने। और मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो, बहुत अच्छे हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग ने, देखो मैंने आप लोगों को ये वाली चीज भी पढ़ाई हुई थी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेक्चर नंबर 1 में, कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था बॉडी सिमेट्री क्या होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था बॉडी कैविटी क्या होती है। फिर जर्म लेयर, फिर उसके बाद सेगमेंटेशन, और लास्ट था हमारा बॉडी प्लान। सही है। तो ये 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना आपके लिए। और ये कैसे पता चलेगा? आप लोग को देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 1। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई है और हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक फाइलम को डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे कैसे वो वर्क करता है, कौन कौन से सेल है उसके अंदर, कैसे उसका खाना होता है, कैसे खाना खाता है वो, कैसे एक्सक्रीशन करता है वो। सही है, कैसे डाइजेशन करता है वो, फिर कैसे रिप्रोडक्शन करता है वो। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे एक एक फाइलम की। सही है, आ जाओ जानते हैं। तो सबसे पहला फाइलम है, चल जा भाई, सबसे पहला फाइलम है दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, सबसे पहला फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा। अब फाइलम पॉरीफेरा नाम सुन के हम लोग को क्या याद आता है? सबसे पहला, पॉरी का मतलब क्या? देखो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ ये वर्ड है। पॉरी का मतलब होता है बच्चों पोर्स। ठीक है, पॉरी का मतलब क्या होता है? पोर्स। पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद। सही है। और फेरा, फेरा का मतलब होता है बच्चों कंटेनिंग। कंटेनिंग लिख सकते हो या फिर बियरिंग लिख सकते हो। मतलब जिसके पास पोर्स है, छोटे छोटे छेद हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज अ पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। अब छोटे छोटे छेद होने की वजह से इसी को ही स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। स्पॉन्जेस देखे हो? स्पॉन्जेस जानते हो? ठीक है, छोटे छोटे स्पॉन्ज होते हैं। बचपन में कार्टून आता था बचपन में, स्पॉन्ज बॉब करके। ठीक है, तो वो जो स्पॉन्ज बॉब था ना, वो भी क्या था? पॉरीफेरा ही था, पॉरीफेरा के ग्रुप का ही मेंबर था। बस वो चलता फिरता था, एक्चुअल में पॉरीफेरा चल नहीं सकते। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, ये प्लांट की तरह एक जगह पे ही बैठे हुए रहते, ये चल फिर नहीं सकते। बट उस कार्टून में हमको चलता फिरता स्पॉन्ज दिखाया था, बट एक्चुअल में स्पॉन्जेस चल फिर नहीं सकते। ठीक है, पहले के टाइम में देखो, आज के जो अभी हम लोग बोलते हैं ना स्पॉन्ज बाथ आता है, ठीक है, जिससे हम लोग नहाते हैं,
तो आज के टाइम पे वो जो बात आता है वो हम लोग प्लास्टिक के यूज करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के यूज करते हैं, लेकिन पहले पहले जो लोग थे ना वो इन स्पॉन्जेस की ही डेड बॉडी को एज अ स्पॉन्जिंग बाथ यूज करते थे, समझ रहे हो? ठीक है, यू स्पॉन्जिया नाम का एक पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा का एक मेंबर है यू स्पॉन्जिया नाम का, उसे हम लोग बोलते हैं वो बाथिंग स्पॉन्ज है। ठीक है, उसको लेके लोग नहाते थे पहले के टाइम पे, उसकी डेड बॉडी यूज करते थे, समझ रहे हो? आज तो प्लास्टिक के यूज करते हैं लोग, बट उस टाइम पे ऐसा हुआ था। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस प्रकार है। देखो, सबसे पहले ऊपर एक बड़ा सा छेद होगा, ऐसे देखो, ऊपर एक बड़ा सा छेद होगा, सही है, और उसके बाद नीचे कुछ ऐसे मटके जैसा शेप होगा, कुछ ऐसा, इमेजिन कर पा रहे हो? कुछ ऐसे मटके जैसा शेप होगा, और ये सॉइल के ऊपर, जमीन के ऊपर ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता बच्चों। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ससाइल है। ससाइल मतलब क्या? ससाइल म्हणजे काय? ससाइल मतलब ये मूव नहीं कर सकता, ये एक जगह पे ही रहेगा, सही है, ये एक जगह से दूसरी जगह उठ के नहीं जा सकता, समझ रहे? जैसे प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स कुछ उस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, समझ में आ रही बात? अब इसकी बड़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई रहती है, जैसा आप लोगों को दिख रहा है ना, ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बनाया इस ऑर्गेनिज्म का, इसकी बड़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई रहती है, जैसे प्लांट की ब्रांचेस है, सही है। और प्लांट को क्या आप बीच में से दो हिस्सों से काट सकते हो? याद आ रहा है? सिमेट्री, सिमेट्री हम लोग नहीं कर सकते ना प्लांट्स की। सिमिलरली इसमें भी हम लोग सिमेट्री नहीं देख सकते, इसकी बॉडी बड़ी ही इरेगुलर होती है, कहीं पे ये ज्यादा होगा, कहीं पे वो ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इसके अंदर एसिमेट्री देखने मिलती है, सिमेट्री भी नहीं देखने मिल रही। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके पूरे बॉडी के ऊपर, ठीक है, पूरे बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, पूरे बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। क्या कहते हैं इन छेद को? इन छोटे छोटे पोर्स को बच्चों कहा जाता है ऑस्टिया। ठीक है, इसको प्लूरल में ही कहा जाता है ऑस्टिया। और ये जो बड़ा वाला छेद है जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, इसे हम लोग कहते हैं ऑस्क्यूलम, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये छोटे छोटे छेद ऑस्टिया, बड़ा वाला छेद ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये मटके की तरह खाली होता है अंदर से, जैसा मटका होता है ना, इमेजिन करो एक मटका है, ठीक है, उस मटकी का ऊपर वाला जो छेद है, बड़ा वाला जो छेद है, जहां से हम लोग पानी भरते और निकालते हैं, पानी भरते हैं ना, जहां से हम लोग मटके के ऊपर वाला छेद, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑस्टिया कह रहे हैं। और उस मटके में साइड साइड में छोटे 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 छेद कर दो, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? सॉरी, उसे हम लोग ऑस्टिया कह रहे हैं, और बड़ा वाले छेद को ऑस्क्यूलम कह रहे हैं। यहां तक क्लियर है? बड़ा वाला ऊपर वाला छेद है जहां से हम लोग पानी भर रहे हैं, वो ऑस्क्यूलम है, और बाजू बाजू में एक छेद कर दो, दैट इज ऑस्टिया है, सही है। अब होता क्या है? इन छेद का फंक्शन क्या है भैया? ये इतने छेद क्यों प्रेजेंट है इसके बॉडी में? ये इतना छेदी सिंह क्यों है? क्योंकि यहां से बच्चों, अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, ये हमेशा पानी में मिलेगा, एक्वाटिक, एक्वाटिक, आपको कभी भी बाहर नहीं मिलेगा। कोई भी बच्चा ऐसा कमेंट में नहीं लिखेगा कि सर मेरे को कल सड़क पे एक पॉरीफेरा चलता हुआ दिखा था, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये हमेशा एक्वाटिक जगह पे ही मिलेगा, सही है। तो इसका मतलब हमेशा इसके इर्द गिर्द बहुत सारा पानी रहता है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारा पानी के अंदर रहता है, हमेशा समुद्र के अंदर या फिर नदी के अंदर ही आपको मिलता है। अब करता क्या है? देखो, ये जो छोटे छोटे छेद है ना, इनसे से पानी अंदर जाते हैं, जो वाटर है ना, इसके अंदर से पानी जा रहे हैं, पानी जा रहे हैं, पानी जा रहे हैं, सही है, और ये पानी यहां से निकलते, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये दिन भर इसका एक ही काम है, पूरे दिन में इसका एक ही काम है कि इस छोटे छोटे छेद से पानी अंदर लो। ठीक है, मान लो मैं एक पॉलीफेरा हूं, तो मेरे यहां से छोटे छोटे छेद है ना, तो उन छेद से पानी अंदर जा रहा है और मेरे यहां से पानी निकल रहा है, यहां से पानी अंदर जा रहा है, यहां से पानी निकल रहा है, यहां से पानी अंदर जा रहा है, यहां से पानी निकल रहा है, पूरे दिन यही काम है इसका। ठीक है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस पानी वाले सिस्टम को हम लोग कहते हैं बच्चों कैनाल सिस्टम। क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम। अब इस कैनाल सिस्टम का फायदा क्या है? देखो, बड़े फायदे हैं इसके। पहली बात तो ये मूव नहीं कर सकता, इसको खाना कहां से मिलेगा? जो पानी इसके अंदर जा रहा है उसमें छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल होंगे, वही फूड मॉलिक्यूल यहां पे ट्रैप कर लिए जाते हैं। यहां पे एक छोटा सा सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों कोलार सेल। यहां पे एक बहुत ही स्पेशल सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं कोलार सेल। अब ये जो स्पेशल सेल है ये करता क्या है पता है? जो भी पानी से फूड मॉलिक्यूल, गलती से भी फूड मॉलिक्यूल पानी में तैर तैर के आया होगा ना, तो वो फूड मॉलिक्यूल इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे छेद में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, कोलार सेल में चिपक जाएगा। फिर कोलार सेल क्या करेगा? उसी फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, उससे एनर्जी ले लेगा, उससे एनर्जी निकाल लिया। अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो भी इसी पानी में डाल देगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी यहां से बाहर निकल गए, समझ रहे हो? तो एक्सक्रीशन के लिए भी काम कर रहा है ये सर्कुलेशन, मतलब ये पानी का सर्कुलेशन, कैनाल सिस्टम एक्सक्रीशन के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी काम कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कैनाल सिस्टम, किसके लिए? पॉरीफेरा के लिए। समझ में आई बात है? ठीक है, तो मैंने आप लोग को मोटा मोटा बहुत सारी चीजें समझा दी है। अब मैंने आप लोग के लिए कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, उन चीजों को रीड करते आ जाओ। सबसे पहली क्या है?
ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। मैंने आप लोगों को बताया कि इसको हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ऑल एक्वाटिक, सारे के सारे क्या है, पानी में ही मिलेंगे। एंड पानी की बात करें तो मोस्टली मरीन है, मतलब ज्यादा मरीन है, और फ्यू थोड़े ही बहुत कहां मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। ठीक है, थोड़े ही बहुत आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। एसिमेट्रिकल बॉडी है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ब्रांचेस में निकले रहते हैं पेड़ों की तरह। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पेड़ जैसे दिख रहे हैं, समझ लो कितना प्रिमिटिव है ये ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरा पेड़ की तरह दिख रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहीं से भी काटे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होने वाला, दैट्स व्हाई इट इज अ एसिमेट्रिक बॉडी प्लान। उसके बाद है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ठीक है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान मतलब क्या कि बच्चों इसके अंदर ना टिश्यू नहीं बना है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये मल्टी सेलुलर तो है, बहुत सारे सेल्स इसके पास, पर इसके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का मतलब क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, टिश्यू एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और जिनका फंक्शन भी सेम हो, जो सेम काम कर रहे हो। जैसे मान लो मैं आप लोग एग्जांपल देता हूं, मेरे लंग्स के अंदर जो टिश्यू है वो काम क्या कर रहे हैं, बाहर की एयर को अंदर लेने का और अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेने का। अगर मैं अपने लंग्स को बाहर निकाल के रख दूं तो क्या मैं स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना। मतलब मेरे लंग्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो फंक्शन दूसरा कोई और सेल नहीं कर सकता। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है, इनके अंदर हर सेल अपना डाइजेशन कर रहा है, हर सेल अपना एक्सक्रीशन कर रहा है, हर सेल अपना रेस्पिरेशन कर रहा है। ये कैनाल सिस्टम की वजह से रेस्पिरेशन भी हो पाता है। कहां गया, ये कैनाल सिस्टम की वजह से रेस्पिरेशन भी हो पा रहा है, समझ रहे हो। तो रेस्पिरेशन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैनाल सिस्टम, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर हर सेल अपना अपना काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ये मैंने आप लोग को लेक्चर नंबर 1 में बताया था, सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये एक जगह से हिल नहीं सकता, सेसाइल ऑर्गेनिज्म है, दैट्स व्हाई इसको सेडेंटरी एनिमल बोलते हैं। ऐसा एनिमल जो हिल नहीं सक रहा है, इमेजिन करो प्लांट जैसा दिखने वाला, बट ये एनिमल है, सही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ सेसाइल, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता उठ के। यहां तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट हैज अ कैनाल सिस्टम। मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया, इसके पास क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम के थ्रू ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, मैंने आप लोगों को बताया, विद द हेल्प ऑफ कोलार सेल। ठीक है, फिर ये एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, मतलब ये ऑक्सीजन को अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करेगा, सही है। सिमिलरली ये एक्सक्रीशन भी कर रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कौन से सेल, कोलार सेल। ठीक है, कौन से सेल, कोलार सेल। कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपका कोलार वाला होता है बॉडी, यहाँ पे छोटे छोटे से फ्लैजेला लगे होते हैं ऐसे ऐसे गोले में, और यहां से एक ऐसी बड़ी सी फ्लैजेला निकली रहती है। यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कोलार कहा जाता है, और यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा, समझ रहे हो। इस सेल को कोलार सेल कहा जाता है। ये कोलार सेल लगे रहते हो पॉरीफेरा के बॉडी के अंदर। ठीक है, दो एग्जांपल याद कर लो। यू स्पॉन्जिया मैंने आप लोगों को बताया, इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, इसे बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, मतलब बहुत ही पहले नहाने टाइम, ठीक है, नहाने के लिए इस स्पॉन्ज की डेड बॉडी का यूज किया जाता था, दैट्स व्हाई इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है। और एक और एग्जांपल याद कर लो, साइकॉन। ठीक है, साइकॉन याद कर लो। तो दो एग्जांपल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत है, ठीक है, दो एग्जांपल बहुत है, दो एग्जांपल लिख के आ जाना। समझ में आ गया, इतना ही आप लोग को पढ़ना है। एक चीज और पढ़ लो, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा दोनों रिप्रोडक्शन कर सकता है। कौन कौन सा, एसेक्सुअल भी कर सकता है और सेक्सुअल भी कर सकता है। ठीक है, ए सेक्सुअल भी कर सकता है और सेक्सुअल भी कर सकता है। अगर मैं ए सेक्सुअल की बात करूं तो ए सेक्सुअल में वो फ्रेगमेंटेशन भी कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन पता है ना आप लोग को, आप लोग तो चालाक हो। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन पता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म टूट के दूसरे ऑर्गेनिज्म में चला गया, वो फ्रेगमेंटेशन है। एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन। अब जिम्यूल फॉर्मेशन क्या है, जिम्यूल फॉर्मेशन क्या है, देखो जिम्यूल फॉर्मेशन एक प्रकार की बडिंग है। बडिंग पता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर छोटा सा बड ग्रो हो जाना। अब वो बड क्या करेगा, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या लेता रहेगा, न्यूट्रिशन लेता रहेगा और ग्रो होता रहेगा, सही है। और जैसे ही वो ग्रो हो गया, वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गया और अपनी एक न्यू जिंदगी जीने लगा। तो जिम्यूल फॉर्मेशन भी एक प्रकार का बडिंग ही है, बट ये इंटरनल बडिंग है बच्चों। ठीक है, ये कैसी बडिंग है, इंटरनल। इट इज द टाइप ऑफ इंटरनल बडिंग। ठीक है, होता क्या है देखो, मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लो ये आपका एक पॉरीफेरा है, ये आपका एक पॉरीफेरा है। ठीक है, जब आप पॉरीफेरा को ऐसे काटो, ठीक है, मान लो एक मटका है, मटके को जब आप ऐसे काटोगे बीच में से, तो यहां पे उसकी वॉल दिखेंगी आप लोग को। ये मान लो उसकी, अच्छे से नहीं बना, एक बार और बनाते। ये
ऐसी चौड़ी चौड़ी इसकी वॉल दिख रही है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आप लोग को आधा दिख रहा है। मान लो इसको मैंने काटा तो आधा इस साइड हो गया, आधा इस साइड हो गया। तो जब अगर इसकी वॉल देखोगे ना, वॉल स्पोरीफेरा की ये जो वॉल है, इस वॉल में आप बच्चों आप लोग को छोटा सा बड देखने के लिए मिलेगा। वॉल के अंदर नॉर्मल बडिंग बॉडी के बाहर होती है ना, लेकिन इस वॉल के अंदर आपको एक छोटा सा क्या देखने के लिए मिलेगा, बड देखने को मिलेगा। दिस बड जो इस बॉडी के अंदर बन रहा है, इसे हम लोग जिम्यूल कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिम्यूल कहते हैं। क्लियर है। तो इस जिम्यूल के बनने की प्रोसेस को, इस जिम्यूल के बनने की प्रतिक्रिया को, प्रतिक्रिया नहीं, हिंदी वर्ड अच्छा नहीं है ना यार, हिंदी मेरे को इतनी अच्छी आती नहीं, कोई बात नहीं। तो इस जिम्यूल के बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जिम्यूल फॉर्मेशन। क्लियर है। उसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मल है, गैमीट बनेगा, दोनों गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन से आगे चल के क्या हो जाएगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी उनके ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएंगे, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहां पे जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर नहीं होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो। फर्टिलाइजेशन क्या होगी, बॉडी के अंदर बाहर होगी। फर्टिलाइजेशन की स्पेलिंग गलत हो गई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डायरेक्टली फॉर्मेशन नहीं होता। इनके बीच में ना एक लार्वा बनती है। लार्वा समझते हो, लार्वा समझते हो, जैसे बटरफ्लाई का एग्जांपल लो। जैसे ही बटरफ्लाई का जो बेबी होता है वो बटरफ्लाई की तरह नहीं दिखता, वो एक छोटे से इंसेक्ट की तरह दिखता है, जिसको हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं, सही है। फिर वो कैटरपिलर बहुत सारा खाता है, पत्तियां खाता है, फिर ककून बनाता है अपने आजू बाजू, और उसके बाद वो ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बनती है। तो वो जो एक टाइम पीरियड है, ठीक है, वो जो एक टाइम पीरियड है जहां पे बटरफ्लाई का बेबी बटरफ्लाई जैसा दिख ही नहीं रहा है, एक और दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दिख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं लार्वल स्टेज, ठीक है। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज। तो इनके इसके अंदर भी बच्चों लार्वल स्टेज देखने मिलती है, लार्वल स्टेज देखने के लिए मिलती है। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को रिप्रोडक्शन भी समझ में आ गया, समझ में आ गया। एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन बहुत इजी आप लोगों को आता है, और जिम्यूल फॉर्मेशन भी हो सकता है। जिम्यूल क्या होता है, इंटरनल बड, मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर अगर सेक्सुअल की बात करें तो इनका सेक्सुअल में जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नली अपने मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट को रिलीज कर दिया जाएगा पानी में। अब वो मिले तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सही है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो इस बीच में क्या बनेगा, लार्वा स्टेज बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, आपका ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आई होप आप लोग को आपका पहला फाइलम समझ में आ गया। दिस इज द फर्स्ट फाइलम, दैट इज पोरीफेरा। नेक्स्ट फाइलम आ जाओ, इसी में हम लोग को समझना है। नेक्स्ट फाइलम इज नाइडेरिया, ठीक है, नेक्स्ट फाइलम इज नाइडेरिया। अब ये नाइडेरिया, अच्छा पहली बात, बच्चे लोग ना इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते। नाइडेरिया को प्रोनाउंस कैसे करना है, सी को साइलेंट रखो, ऐसा कनाइडेरिया मत प्रोनाउंस करना कि सर इसको कनाइडेरिया कहेंगे क्योंकि इसमें सी लगा हुआ है। इट इज नॉट अ कनाइडेरिया, इट इज नाइडेरिया, ठीक है। तो सी को भूल जाओ, लेकिन स्पेलिंग में याद रखना, ठीक है। सी को स्पेलिंग में मत भूल जाना, बस पढ़ते टाइम उसको प्रोनाउंस करते टाइम सी को भूल जाओ और सिर्फ क्या याद रखो, नाइडेरिया, ठीक है। तो नाइडेरिया इसको प्रोनाउंस करना है। किसको नाइडेरिया क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं नाइडोब्लास्ट सेल। देख रहे हो, मैंने भी डायरेक्ट एन लिख दिया। इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूंखार सेल है जिसको हम लोग कहते हैं नाइडोब्लास्ट सेल। अब ये नाइडोब्लास्ट सेल क्या है पता है, इसके ऊपर ना टॉक्सिन्स लगे हुए, जहर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से दूसरों को ये जहर स्टिंग करता है, ठीक है, जहर मारता है और उनको पकड़ पकड़ के खा लेता है, समझ रहे हो। तो ये शिकारी है, इट इज अ प्रेडेटर, दूसरों को पकड़ पकड़ के खाने वाला ऑर्गेनिज्म है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, पहली बात, ये पूरी तरीके से ये क्या है, पूरी तरीके से एक्वाटिक है। तो ये सिर्फ आपको कहां मिलेगा, पानी के अंदर ही मिलेगा, पानी के बाहर आपको नहीं मिलेगा। फिर वही बोल रहा हूं कि मेरे इंस्टाग्राम पे कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा कि सर मुझे एक नाइडेरिया भागता हुआ दिख रहा था रोड पे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा कहां मिलेंगे आपको, एक्वाटिक ही मिलेंगे, पानी के अंदर ही मिलेंगे। पानी में भी ज्यादातर मरीन में मिलेंगे, कुछ कुछ आपको कहां मिलेंगे, फ्रेश वाटर के अंदर मिल सकते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो दो प्रकार के होते हैं बच्चों, नाइडेरिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉलिप, देखो ध्यान से सुनो, एक होते हैं पॉलिप और एक होते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा, अभी हम लोग ने पोरीफेरा पढ़ा। पोरीफेरा वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो हिल नहीं सकते थे, वो एक जगह पे सेडेंटरी थे, यहां से वहां जा नहीं सकते। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें जो पॉलिप है, अगर मैं पॉलिप की बात करूं तो पॉलिप भी सेम है, सेडेंटरी है, ससाइल है, ये मूव नहीं कर सकते, दीज आर ससाइल, ठीक है। तो ये मूव नहीं कर सकते। इसमें एक एग्जांपल है बच्चों, हाइड्रा।
हाइड्रा का एग्जांपल याद रखना है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है हाइड्रा का। कैसा स्ट्रक्चर होता है देखो, कुछ इस तरीके का ऐसा सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, कुछ इस तरीके की ऐसी बॉडी है, और यहाँ पे ना इसके ऐसे टेंटिकल्स निकले, दूसरे कलर से बनाता हूँ, यहाँ पे ना ऐसे इसके टेंटिकल्स निकले, ऐसे थिंग्स चुभाने वाले टेंटिकल्स निकले, समझ रहे? और इस टेंटिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? बहुत ही खतरनाक सेल, यानी नाइडोब्लास्ट सेल। देखिए ना, जो पिंक नहीं येलो कलर में बना रहा हूं, इट इज अ नाइडोब्लास्ट सेल, समझ रहे हो? तो ये नाइडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है किसके पास? इन नाइडीरियाज के पास। अब ये नाइडोब्लास्ट सेल से ये जहर निकालते, टॉक्सिन्स निकालते, जिसके वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ये पकड़ लेते हैं। समझ में आ रही है बात? और ये किसका एग्जांपल है? पॉलिप का एग्जांपल है। पॉलिप ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो खुद को मूव नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? दीज आर द सेसाइल। वहीं अगर मैं मेडुसा की बात करूं तो मेडुसा के अंदर बच्चों मॉडिफिकेशन देखने मिल रही है। अभी तक जितने भी एनिमल्स हैं वो जगह से नहीं हिल पा रहे थे, वो सारे के सारे एक ही जगह पे बैठे हुए थे, लेकिन ये जो मेडुसा है ना, ये बोलता है यार मैं नहीं बैठूंगा एक जगह पे, मुझे चलना है। तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, दीज आर फ्री स्विमिंग, दीज आर फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हो? मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल आपको याद रखना है जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, एक्चुअल में इसका नाम बड़ा गलत है, ये कोई फिश नहीं है। ठीक है, जेलीफिश इज नॉट अ फिश, ये एनिमल के अंदर आती है। फिश आप लोग को पता है स्पाइसेस के अंदर आते हैं, ये एनिमल्स के अंदर आती है, तो इसका नाम एक धोखा है, याद रखना। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ एम्ब्रेला के शेप का होता है। एम्ब्रेला देखा है? कुछ इस शेप का होता है, समझ रहे हो? और यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर निकला होता है, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है, और इसके साइड साइड में वही टेंटेकल्स निकले हुए हैं, जहरीले जहरीले फ्लैजेला जैसे टेंटेकल्स निकले हुए हैं। और इन टेंटेकल्स पे क्या प्रेजेंट है? जहर उगालने वाला सेल, दैट इज नाइडोब्लास्ट सेल, जो कि किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसे ही आएगा कोई शिकार, क्या करेगा? ये अपने टेंटेकल्स के थ्रू उसके ऊपर, नाइडोब्लास्ट सेल्स के थ्रू उनके ऊपर टॉक्सिन्स रिलीज कर देगा। टॉक्सिन्स की वजह से वो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे और फिर ये क्या कर देगा? उनको खा जाएगा। समझ रहे हो? तो ये एक शिकारी है। समझ में आई बात? ठीक है, तो नाइडेरिया की बात करें तो दो प्रकार के नाइडेरिया हैं। एक पॉलिप जो मूव नहीं कर सकते, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, पॉलीफेरा की तरह, पॉलीफेरा भी नहीं मूव कर पा रहे थे। सही है, तो इनका एग्जांपल में क्या रखना है आप लोग को? हाइड्रा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हाइड्रा मूव नहीं कर पाता, बट इसके पास भी नाइडोब्लास्ट सेल है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं मेड्यूसा की, मेड्यूसा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, सो दे आर फ्री स्विमिंग। सही है, इसमें एग्जांपल कौन सा याद रखना है आप लोग को? जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश का एग्जांपल याद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर इनके सेल की बात करूं तो अभी हम लोग ने देखा पॉलीफेरा के अंदर, पॉलीफेरा के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर था, यू स्पॉन्ज था, उसके पास टिश्यू नहीं थे। ठीक है, टिश्यू के नाम पे कुछ नहीं था, सिर्फ उसके पास सेल था, और उसके हर सेल अपना अपना काम कर रहे थे। सही है, मल्टी सेलुलर है वो, लेकिन उसके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। टिश्यू का बताया मतलब बताया ना मैंने आप लोगों को। टिश्यू मतलब क्या? ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शन कर रहे हो। मैंने आप लोगों को बताया ना, अगर मैं आपके लंग्स को निकाल के बाहर रख दूं तो हम लोग क्या स्किन से सांस ले लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे लंग्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है रेस्पिरेशन करना। सही है, वैसे ही यहां पे भी, ठीक है, वैसे यहां पे भी इनके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ रहे हो? ये जो नाइडेरिया है, इनके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब देख रहे हो कुछ एडवांसमेंट आ रही है हमारे पॉलीफेरा से, तो इनके अंदर सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगी, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगी। साथ ही साथ हम लोग ने देखा था कि हमारा जो पॉलीफेरा था वो क्या था? एसिमेट्रिकल था। ठीक है, मतलब उसको कहीं से भी काटो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखो, ये एकदम राउंड सा स्ट्रक्चर है, मतलब इसको आप किसी भी एक्सिस से काट दो, ये आपको दो इक्वल पार्ट में मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी देखो, अगर मैं इसको इस एक्सिस से काटूं या फिर इस एक्सिस से काटूं, समझ रहे हो? ऐसे आपका मेडुसा रखा, आपका ये रखा हुआ है, समझ रहे हो? ये बॉटल को एग्जांपल करो, ये बॉटल आपका क्या है? हाइड्रा है, तो उसको मैं ऐसे काटूं, इस एक्सिस से काटूं तो भी दो इक्वल पार्ट, ऐसे काटूं तो भी दो इक्वल पार्ट, ऐसे काटूं तो भी दो इक्वल पार्ट। समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको किसी भी एक्सिस से काटूं तो भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे रेडियल सिमेट्री। तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री आ गई है। ठीक है, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री आ गई है, तो ये भी एक एडवांस फीचर है पॉलीफेरा से। सही है, इतनी बातें समझी। कुछ चीजें मैं लिख कर लाया हूं, उसको थोड़ा सा रीड कर लेते आ जाओ। ऑल एक्वाटिक, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, सारे के सारे एक्वाटिक हैं। कोई भी बच्चा मुझे मैसेज नहीं करेगा कि सर मैंने एक नाइडेरिया को सड़क पे भागते हुए देखा, नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे क्या है? एक्वाटिक है। एक्वाटिक पे भी मोस्टली ज्यादातर कहां मिलेंगे आपको? मरीन में। सही है, ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे? मरीन में, और कुछ ही फ्यू फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मतलब नदी तालाब में मिलेंगे। फ्रेश वाटर में बहुत ही कम मिलेंगे, ज्यादातर मरीन वाटर में मिलेंगे। क्लियर है? उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है दो टाइप है, एक पॉलिप एक मेड्यूसा। मैंने आप लोगों को बताया पॉलिप जो है वो सेसाइल है, वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो मेड्यूसा है उसके अंदर मूवमेंट है, वो फ्री स्विमिंग है, कहीं पे भी जाके मूव कर सकता है, ठीक है, यहां से वहां मूव कर सकता है। फिर इसके अंदर जो बॉडी प्लान है वहां पे देखो क्या था, पॉलीफेरा में क्या था, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, मतलब उसका सेल खुद का खुद काम करता था, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर ब्लाइंड सैक का बॉडी प्लान है। ब्लाइंड सैक पता है ना तुम लोग को, मतलब सिर्फ एक ही ऐसे ट्यूब है जो आगे से बंद है, एक ही ट्यूब है जो आगे से बंद है, मतलब इस ट्यूब की सिर्फ एक ही ओपनिंग है, जो आपका फूड है वो भी इसी ट्यूब के अंदर हो जाएगा, डाइजेशन यहीं पे होगा, और जो एक्सक्रीशन है वो भी इसी ट्यूब के थ्रू होगा, इसी होल के थ्रू होगा। ये जो होल है ना यहाँ पे, ये वाली जो ट्यूब है ये आगे से बंद रहती है, समझ रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्लियर है? ये भी मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। सो इसके अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो गया है। सो सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर देखने मिलेगी। अभी तक ऑर्गन नहीं बना है, सिर्फ टिश्यू बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नाइडोब्लास्ट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट। और एग्जांपल की बात करें तो दो एग्जांपल याद हो जाएगा, एक आपका हाइड्रा और एक आपका जेलीफिश, ठीक है, एक हाइड्रा और एक जेलीफिश। रेस्पिरेशन की बात करें, देखो सॉरी रिप्रोडक्शन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं भैया, एसेक्सुअल भी करेंगे और सेक्सुअल भी करेंगे। मेनली क्या करते हैं? मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ज्यादातर केसेस में, बट कुछ टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेंगे। एसेक्सुअल में कौन कौन सी चीजें होंगी, देखो ध्यान से, दो चीजें करते हैं मेनली ये लोग। एक आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, सही है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। दूसरा क्या है, ये लोग दो पार्ट में डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात, दो पार्ट में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब पता है ना, कि एक ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, टूट जाएगा और फिर आगे चल के दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। फिर उसके साथ साथ इनके अंदर बडिंग भी देखने मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ा है ना हम लोग ने, छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि हाइड्रा के ऊपर एक बड ग्रो हो जाता है, फिर वो जो छोटा हाइड्रा है, डॉटर हाइड्रा है, जो छोटा सा हाइड्रा है, वो उस हाइड्रा मतलब पेरेंट हाइड्रा के बॉडी से न्यूट्रिशन लेता रहेगा, उनके बॉडी से न्यूट्रिशन खींचता रहेगा और खुद को डेवलप करता रहेगा। फिर जैसे ही वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, वो अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हुआ, अलग हुआ और अपनी अलग जिंदगी जीने लगा। समझ रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग, सही है। पॉलीफेरा के अंदर भी बडिंग हो रही थी, बट उसके अंदर इंटरनल बडिंग हो रही थी, जिसको हम लोग जिम्यूल फॉर्मेशन कह रहे थे, अलग नाम दे दिया था। यहां पे अंदर भी बडिंग हो रही है, लेकिन ये एक्सटर्नल बडिंग है, सही है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें हैं, एक आपका फ्रेगमेंटेशन और एक आपका बडिंग, सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भैया सेम चीज से होता है ना, दैट इज फर्टिलाइजेशन से, इससे होगा, फर्टिलाइजेशन से होगा। लेकिन यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई श्योर शॉट नहीं होती, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने जो भी गैमेट्स हैं उनको पानी के अंदर रिलीज कर देते, ठीक है, पानी के अंदर से रिलीज कर देते हैं। अब इसका बहुत ही कम चांस होगा कि वो दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, इसीलिए ज्यादातर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा कम डिपेंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे श्योर शॉट नहीं होता, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन हो ही जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन होगा, और इनका जो फर्टिलाइजेशन है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो पानी के बाहर हो रहा है ना, दैट्स व्हाई फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सही है। उसके बाद डायरेक्टली नहीं बनेंगे, इनके बीच में भी एक लार्वल स्टेज होगी, ठीक है, इनके बीच में भी एक लार्वल स्टेज होगी, जैसा हम लोग को पॉलीफेरा के अंदर देखने के लिए मिला था, सही है। तो समझ में आ गया, इनके अंदर भी लार्वल स्टेज है, इनकम्प्लीट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन है, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो आई होप आप लोग को आपका पॉलीफेरा और आपका नाइडेरिया एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, सही है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके आगे के फाइलम भी डिस्कस करेंगे, सही है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर दो, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पिछले वीडियोस भी जाके देख लेना, सही है, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको अगले जो वीडियोस अपलोड करेंगे हम, उनकी नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पे मिलती रहे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।